So fundamental particles of atom. Fundamental particles of atom is electron, proton and neutron. These are the fundamental particles of atom. Electron, proton and neutron. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और फंडामेंटल पार्टिकल, तो पहले अपन को इनका डिस्कवरी थोड़ा डिस्कस करना होगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है अपन को, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है ना। तो से दैट जे थॉमसन, so it is discovered by J.J. Thomson by his cathode ray experiment. By cathode ray experiment or ray experiment, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट। तो अपन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और फिर बढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज दैट, हाउ ही डिस्कवर्ड द right electron by J.J. Thomson, that is by cathode ray experiment. So what he has done, cathode rays के लिए उसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ बना लेते हैं। एक ग्लास ट्यूब लिया बड़ा सा, और उस ग्लास ट्यूब में what he has done is उसमें से पहले सारा का सारा एयर बाहर निकाल दिया, तो इसको अपन कहते हैं कि वैक्यूम जनरेट किया, ठीक है ना, वैक्यूम जनरेट किया। और वो बड़ा सा ग्लास ट्यूब था और एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा होता है, हम सिर्फ उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगाए, इलेक्ट्रोप्लेट्स है, और इसको अपन मान लेते हैं भाई, ऐसे अपन इलेक्ट्रोप्लेट्स लगा देते हैं और इसमें इलेक्ट्रोप्लेट में ये बैटरी लगा दिया, तो यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोप्लेट लगा देते हैं जो इस बैटरी से अटैच होगा। इस बैटरी में अपन जो वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, 10,000 वोल्ट्स अपन अप्लाई करते हैं, इतना वोल्टेज हमको अप्लाई करना होता है। और इस वोल्टेज में अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें जो छोटा वाला लाइन होता है वो नेगेटिव एंड होता है और जो बड़ा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव एंड होता है। तो अपन कहेंगे अगर ये पॉजिटिव एंड है तो ये एनोड है, व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिव एंड है मतलब ये कैथोड है, व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज। अपन ऐसे बना, तो हमें वोल्टेज पता चल गया। और इसके अंदर हम फिल करके रखेंगे H2 गैस एट लो प्रेशर, ठीक है, H2 गैस एट लो प्रेशर मतलब 10⁻² टू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर लिखना पड़ेगा। 10⁻³ से -2 से लेके 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, और ये ग्लास ट्यूब था, और ये ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब होता क्या है कि गैसेस जो होते हैं दे विल ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो प्रेशर, मतलब जैसे बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो गैसेस 1 एटमॉस्फेयर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वरना एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी होती। तो बहुत कम प्रेशर जब होता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव। अपन क्या करेंगे, अब अपन इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर तो H2 गैस है ना, इसके अंदर हमने H2 गैस फिल कर रखा है, वो अपन ने देख रखा है H2 गैस। सो हमने क्या किया, जब पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई करना मतलब इतना वोल्टेज, हमने सर्किट को की को क्लोज किया, तो वो की अगर क्लोज करेंगे तो वो क्या होगा, अंदर आएगा ऐसे पोटेंशियल, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, व्हेन द पोटेंशियल इज अप्लाइड, तो आपने जब पोटेंशियल अप्लाई किया, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड तो जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, देन ड्यू टू हाई एनर्जी तब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें जनरेट हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हुआ। तो ड्यू टू दैट हाई एनर्जी व्हाट हैपेंड, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो था ना, जो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, वो हाई एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक हो,
तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो थे वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गए। तो ये मॉलिक्यूल था जो कि ब्रेक होने के बाद एनर्जी, अपन ने यहाँ पर एनर्जी, हाई एनर्जी था, तो हाई एनर्जी की वजह से वो एटम्स में ब्रेक हो गया, तो ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा एनर्जी था, जो अपन को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब होता है कि भाई आप स्विच ऑन कर दो। पहले आपने वोल्टेज लगा लेकिन आपने स्विच ऑन नहीं किया था, तो लाइट जलेगा, तो मतलब वोल्टेज अप्लाई करो भाई तो बल्ब ऑन होगा या ट्यूब ऑन होगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है। तो वहां से एनर्जी जाएगा, एनर्जी आएगा, तो फिर वो एनर्जी जो है, एनर्जी जो इससे निकलेगा, दैट एनर्जी विल ब्रेक H2 गैस। तो इसको H2 गैस को H एटम में कन्वर्ट करेगा। फिर अपन सबको पता है कि भाई देखो, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इधर शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वाले प्रोटॉन से अट्रैक्टेड होता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन हमने एनर्जी इतना सारा दे रखा है कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो भी ब्रेक हो जाए। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपन इससे निकाल देंगे, इतना एनर्जी बनने देंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो भाई हाइड्रोजन तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो फिर हमें उस पर पॉजिटिव चार्ज लिखना होता है, ये अपन को पता। ठीक है ना। जैसे सोडियम होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सोडियम आयन लिखना होता है अपन को, नहीं बिकॉज, समझा सर। ठीक है। और वो सोडियम आयन जो अपन लिखेंगे, मतलब जैसे अपन सोडियम आयन लिखते हैं वैसे ही अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमें उसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखाना होता है। ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को? सो बोलो। H+ को P+ भी लिख सकते ना? H+ को P+, हाँ प्रोटॉन है तो अपन उसको P लिख दो, मतलब P+ नहीं लिखेंगे, प्रोटॉन लिखेंगे, P बस। तो न्यूक्लियस सर में और एक बार प्रोटॉन समझा होता है। सकते हो? हाँ? और एक बार समझा सकते हो? कुछ नहीं, अपन ने मतलब उसमें क्या, हाइड्रोजन एटम था, आपने हाइड्रोजन को एनर्जी, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन था उस बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया एनर्जी देके। बॉन्ड ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया तो हाइड्रोजन अपने पास ऐसे आ गया। अब इसको आपने और एनर्जी दिया, और एनर्जी, क्योंकि और एनर्जी हमें देने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो उतना वोल्ट तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम में भी कन्वर्ट कर देगा। और हाइड्रोजन का जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, भाई हाइड्रोजन एटम में जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं अपन और एक प्रोटॉन लिखते हैं, तो इतना एनर्जी इसको दे रहे हैं अपन कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा। तो फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन में क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा, दैट प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो फिर देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास H+ आइन बन गया और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जब हम इसमें एनर्जी अप्लाई करेंगे तो जो उसके अंदर गैस होगा, वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक होके एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने को अपन कहते हैं आयनाइज करना। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होता है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो 10th क्लास में अपन पढ़ते हैं, तो पढ़ रखा है उसको, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ एनर्जी। हमने क्या किया, हमने तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो आपने यहाँ पर ले रखा था अंदर, उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम बनाए, और हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे तो ये ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम बन गए होंगे भाई, यहाँ पर बहुत सारे। तो हाइड्रोजन एटम बहुत सारे बन गए होंगे, और फिर हाइड्रोजन एटम जो बने होंगे, दिस इज एन एटम, है ना, जो ये हाइड्रोजन एटम था, अब ये एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो फिर वो आइंस के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइन बन जाएगा। और हाइड्रोजन आयन बनेगा तो भाई फिर इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे, तो बनेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मैंने कब कहा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे। तो जितने हाइड्रोजन एटम बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम बनेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। भाई यहाँ पर अपन ने मतलब अगर 1 मोल लेते हैं हाइड्रोजन एटम तो अपन को पता है कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल लिया आपने, तो एटम कितने बनेंगे, उसके डबल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से 2 एटम बन रहे हैं, तो उसके डबल हाइड्रोजन एटम बनेंगे, और आयनाइज करेंगे तो उतना ही 2 मोल्स के बराबर H+ है।
मतलब इसके अंदर बहुत सारे H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन बने। दैट इज, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने एनर्जी अप्लाई किया तो यहाँ पर अपन को ग्लास ट्यूब में स्पार्किंग दिख रहा था, बहुत तेजी से स्पार्किंग हो रही है, वो दिख रहा था। वो क्यों? क्योंकि ये एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा, तो स्पार्किंग दिख रहा था अपन। बाद में जो एनर्जी और एनर्जी जो, क्योंकि अपन ने एनर्जी तो बहुत ज्यादा यूज किया है, 10,000 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, तो जो एनर्जी बाद में एनर्जी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करके H प्लस आइन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सब इसकी तरफ भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भाग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ भाग रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहे होंगे, इससे टकरा के इसके एब्जॉर्ब हो जा रहे होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होंगे वो इससे, इस इलेक्ट्रोड से पीछे की तरफ भी जा सकते। अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि देख भाई, यहां पर अगर पॉजिटिव प्लेट लगा हुआ है तो पॉजिटिव प्लेट का मतलब है वो नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ पुल करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी इस तरफ, इस डायरेक्शन में पुल्ड अप करेंगे। अपन क्या करेंगे, यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा, तो मैंने यहां पर लगा दिया फोटोग्राफिक प्लेट। तो अपन कहेंगे भाई इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो फोटोग्राफिक प्लेट एक्चुअली वो जिंक सल्फाइड का बना हुआ होता है, और इसका प्रॉपर्टी होता है फोटोग्राफिक प्लेट का कि अगर इससे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो जिस जगह वो पार्टिकल स्ट्राइक करेगा उतने जगह पे वो ग्लो करेगा, चमकेगा। ठीक है भाई, मतलब जहां पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वहां वो ग्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, ये हमको पता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज अ मास। एनीथिंग व्हिच हैव अ मास इज अ मैटर एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल। ये अपन सबको पता है, अपन कोई डाउट नहीं। एनीथिंग व्हिच विल हैव अ मास विल बी कंसीडर्ड एज अ मैटर एंड इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस एज वेल एज इट विल हैव अ मास। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो उससे हमें क्या फायदा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इधर स्ट्राइक करेगा तो ग्लो करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा तो ग्लो करेगा। जो इसको स्ट्राइक कर लेगा तो वहां ग्लो नहीं कर पाएगा, जो इसको स्ट्राइक करेगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी नेगेटिव चार्ज जाके इसको पॉजिटिव चार्ज को टकराएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा भाई। लेकिन जो इसको स्ट्राइक नहीं कर पाएगा वो यहाँ ग्लो करेगा। अगर ग्लो करेगा तो यहाँ पर हमको ये जो इसके स्ट्राइक करने से अपन को क्या मिलता है, ग्रीन कलर का ग्लो मिलता है, तो अपन कहते हैं ग्रीन ग्लो करता है। तो जनरली क्या हुआ, हमें ये बात पहले से पता थी कि जब इलेक्ट्रॉन कोई फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्राइक करता है तो ग्रीन ग्लो देता है। तो उसने भी कहा कि देखो भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन ग्लो आ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन जिस स्पेस में ये था उस स्पेस में अपन को ग्रीन ग्लो नहीं मिल रहा था, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके साइज के हिसाब से इससे टकरा रहे होंगे वो पीछे फोटोग्राफिक प्लेट पे ग्रीन ग्लो नहीं दे रहे। तो अपन को पता चल गया, अच्छा भाई यहाँ पर कुछ तो रेडिएशन है, जो लाइट है वो इस तरफ भाग रहा है, क्योंकि इसका जितना साइज है वहां पर तो ग्रीन ग्लो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इससे नहीं टकरा रहे हैं वहां पर को ग्रीन ग्लो मिल रहा था। तो हमने इनको ऑब्जर्व किया पार्टिकल, तो ऑब्जर्वेशन में अपन को मिला। अब अपन ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि हमें क्या क्या पता चला, अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इनका वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जो पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहे थे यहां से इस तरफ, तो अपन ने कहा कि भाई देखो ये पार्टिकल, दीज हैव वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज that is nearly 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑलमोस्ट लाइट के बराबर उनका स्पीड था। ये हमने कैलकुलेट किया, वो थॉमसन ने कैलकुलेट। फिर अपन से कहा गया कि ये जो पार्टिकल जो है वो, अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि फोटोग्राफिक प्लेट पे ग्रीन ग्लो दे रहे थे, वो अपन को पता चल गया। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया ना, इज अप्लाइड, तो अपन ने क्या किया कि हमने यहाँ पर अपन ने क्या किया, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया था कि यहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ रेडिकल्स बन रहे हैं, यहाँ पर ग्लो मिल रहा है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर ना ऐसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। सो यहाँ पर अगर मैंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऐसे,
भाई यहाँ पर मैंने लगा दिया, सपोज करते हैं अपन पॉजिटिव फील्ड, और यहाँ पर अपन ने लगा दिया नेगेटिव। तो हाई वोल्टेज का फील्ड लगाया, तो हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो स्ट्रेट जा रहे थे वो थोड़े से इधर आके बेंड हो रहे थे। जब अपन ने यहाँ पर इससे ज्यादा वोल्टेज इसमें लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बेंड होना शुरू, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बेंड होना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि भाई ये इधर क्यों नहीं बेंड हुए, इधर क्यों बेंड हुए। तो फिर अपन को पता चल गया, अच्छा भाई इधर पॉजिटिव एंड है और ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव एंड अगर इन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है तो इन पार्टिकल में कौन सा चार्ज रहा होगा, इसका अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अपन को पता चल गया कि अच्छा भाई इन पार्टिकल्स में कौन सा चार्ज है, अपन को पता चल गया। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द रेज बेंड टुवर्ड्स, है ना, वो बेंड हो गए, बेंड टुवर्ड्स द that is positive and indicates the negative charge on the particles। जो भी पार्टिकल वहां पर मूव कर रहे हैं वो इंडिकेट कर रहा है, ये इस तरफ बेंड होने से हमको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर ये इधर बेंड हो रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पर जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, जो एक लाइन से पार्टिकल आ रहे थे, उनमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये पर पता। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक मतलब अब थॉमसन ने तो ऑलमोस्ट मतलब इसको स्टडी करने में ही अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स लगा दिए। अब तो इसको हाफ एन आवर और उससे कम नहीं पड़ने वाले। तो उसने तो काफी चीजें की होंगी ना उसमें। उसने क्या किया कि उसने चेक किया अब कि भाई देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पर एक ऐसे ना व्हील लगा देता हूं जिसके ये टीथ है व्हील के, ठीक है ना, ऐसे एक व्हील लगा दिया और उस व्हील का अब यहाँ पर व्हील ऐसे ओपन है, ये टीथ है ना, मतलब सीधी सीधी बात है, आपने तो मतलब यहाँ पर एक व्हील ऐसे लगा दिया कि भाई हमारे पास उसने क्या किया, ऐसे व्हील लगा दिया, ऐसे एक बीच में एक एक्सल हो गया और ऐसे उसने व्हील लगा दिया। तो जब उसने ऐसे व्हील लगाए ना, ऐसे तो एक व्हील लगाया तो क्या हुआ, जब ये व्हील ये इलेक्ट्रॉन इस व्हील को ऐसे टकरा रहे थे ना, तो ये व्हील को रोटेट कर रहे थे, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे रोटेट कर रहे थे। तो उसने पता चला कि अरे अगर ये इलेक्ट्रॉन इस व्हील को यहाँ पर टकरा के अगर इसको रोटेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि इनमें मास भी है एंड दे आर मटेरियल पार्टिकल, मतलब वो किसी को हिट करके किसी चीज को गर्म भी कर सकते हैं। अगर वो इसको रोटेट करते हैं तो इसका मतलब है कि इनमें मास है, क्योंकि भाई अपन को एक बात पता है, मैं इसको ऐसे करके ऐसे हवा से अगर इसमें फूंक मारूंगा तो ये ऐसे गिर नहीं जाएगा, अपन को पता है, जब तक कि कोई पार्टिकल इसमें हिट नहीं करेगा। तो उसे पता चल गया कि यार ये जो स्ट्रीम ऑफ रेज जो मैं बोल रहा हूँ, जिसको अपन रेज बता रहे हैं, उसमें ना ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट हैं जिनका मास है, क्योंकि मास ही किसी व्हील को हिट करके रोटेट कर सकता है। तो उसने कहा कि भाई इनमें ना ये जो रेज अपन को दिख रहे हैं, जिनको अपन कैथोड रेज बोलने वाले हैं, उन रेज में मास भी प्रेजेंट है। तो when a wheel is placed in path of these rays, अब उसको अपन ने कैथोड रे इसलिए कहा क्योंकि दे आर नेगेटिवली चार्ज। इफ दे आर नेगेटिवली चार्ज, ऑब्वियसली बात है कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। सो इन द पाथ ऑफ दीज कैथोड रेज it rotates, indicates that the rays have, the particle and rays have mass, indicates that the particle and rays have mass, उनमें मास भी प्रेजेंट है। तो अपन ये भी बता सकते हैं कि भाई वो मास भी प्रेजेंट है एंड दे आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। ऑब्वियसली बात है, यहाँ हिट करके अगर ग्लो कर रहे हैं तो हाई एनर्जी रेडिएशंस होंगे, क्योंकि अपन को पता है कि अगर काफी ज्यादा एनर्जी इनके पास होगी, वेलोसिटी तो अपन को दिख ही रहा है भाई। अगर कोई अपन को भी पता है, अगर अपन ऐसे हिट करेंगे थोड़ा सा गर्म होगा, लेकिन बहुत अगर तेज स्पीड से हिट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा गर्म होता है। मतलब अगर कोई ज्यादा स्पीड से आके हिट करता है किसी चीज को तो वहां ज्यादा गर्म होता है। काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगी तो हिट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ज्यादा होता है। तो उनमें अपन कहेंगे दीज द व्हील कैन बी रोटेटेड, वो व्हील रोटेट हो रहा था, तो अपन को पता चला कि
ठीक है भाई, इसका मतलब है कि ये व्हील अगर रोटेट हो रहा है तो इनके पास मास है, क्योंकि व्हील को कोई मास ही रोटेट कर सकता है इसको हिट करके ऐसे, क्योंकि कोई हवा में ऐसे व्हील रोटेट नहीं होगा। विंड की बात नहीं करेंगे क्योंकि वैक्यूम था उधर, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, अपन को ये भी पता चल गया कि उनमें, राइट। अब हो क्या रहा था ना, अपन को एक बात पता है, जब भी कोई बैटरी अपने पास है तो जो नेगेटिव एंड होता है बैटरी वहां से अपन को इलेक्ट्रॉन देता है, और जब इलेक्ट्रॉन बैटरी में कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो ये बैटरी इसको इलेक्ट्रॉन दे रही थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे और ये प्रोटॉन ले रहे थे, लेकिन वो आयनाइज करके वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे थे। मतलब मैं सर्किट को कंप्लीट दिखा सकता हूँ कैसे, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अंदर गया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और वापस इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। मतलब मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट किया। इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इसके पास, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इतना एनर्जी है कि वो उससे बाहर निकल गया, आयनाइज हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर एनोड में जाके टकराएगा, एनोड से वो बैटरी में वापस आएगा और फिर बैटरी से बाहर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बार बार उधर जाते रहते हैं, क्योंकि इधर जाएगा फिर उधर चला जाएगा। तो अपन इनको क्या बोलते हैं, सिंस these rays are coming out of the cathode, ये कैथोड है अपना, these rays are coming out of the cathode, so we call them as a cathode rays। इसलिए अपन उनको कैथोड रेज भी बोलते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि he has discovered by cathode ray experiment। तो he discovered that by cathode rays, so these rays are originated from the cathode, so we say that they called as cathode rays। so they originate from cathodes, these rays can originate from cathode, so called cathode ray। इसलिए अपन उनको कैथोड रेज है ना भाई। कैथोड रेज अपन ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है अपन नेगेटिव एंड को कैथोड बोलते हैं। तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं भाई नेगेटिव पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और नेगेटिव पार्टिकल की वजह से रेज बन रहा है, इसलिए आप उसे कैथोड रेज बोलते हैं। तो अपन कहेंगे ये नेगेटिव पार्टिकल जो यहाँ आ रहा है वो वापस यहाँ से वापस भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा और प्रोटॉन से फिर बाहर निकल के फिर एनोड पे जा रहा है, तो वो कैथोड रेज बता देगा। तो लाइक दैट वी कैन कॉल देम एज अ कैथोड रेज। सर 4th पॉइंट फिर से समझाओ ना। कैथोड रेज ना, अच्छा ठीक है, देखो ये कैथोड है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला क्योंकि इसने उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया, इसने इलेक्ट्रॉन एनोड को दिया, और ये बैटरी है। तो बैटरी से हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसने इतना इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था ना वो हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन ने एनोड को दिया इलेक्ट्रॉन, एनोड ने वापस यहाँ दे दिया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला। तो एक तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा, तो वो रेस कंप्लीटली कंटिन्यूअसली निकलते रहेंगे। वो बताए भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करोगे ना, वरना क्या होगा, हाइड्रोजन गैस खत्म, बंद कर दो, तो अपन कहेंगे नहीं वो चलता भी रहेगा काफी देर तक, क्योंकि बैटरी लगा रखा है अपन ने और ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और सर्किट अगर कंप्लीट होगा तभी मतलब काफी देर तक चलता है ना अपना। तो मैंने ये बताया कि भाई कोई भी बैटरी है ना अपन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर बैटरी से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन वापस भी आएगा बैटरी में, ये 100%। तो अपन क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एनोड पे गया, इधर कैथोड पे गया, कैथोड से बाहर निकल। अब कैथोड से बाहर क्यों निकले, तो अपन कहेंगे H पॉजिटिव था ना, तो H पॉजिटिव ने ले लिया, और H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कहां गया, उसने एनोड को दिया, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन वापस चला गया बैटरी में, फिर बाहर आएगा, तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट किया। ओके सर, समझा, थैंक यू सर। तो अब अपन कहेंगे भाई तो अब अपन को और भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, और अपन उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, और उनका हो सकता है अपन को एक एक सेंटेंस में, सर बट इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ तभी तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात कर रहा हूँ। That doesn't mean that electricity was discovered after discovery of electron। हाँ तो ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ही डिस्कवर हो गया था, इससे पहले डिस्कवर हो गया। So if electron were not discovered, how were the batteries and wires made up of? हाँ तो ठीक है ना, आज भी अपन को पता है जो अपन बैटरी यूज करते हैं उसमें क्या क्या है हमको नहीं पता, बाद में पता चलेगा ना कि उसमें क्या क्या था जो हमको नहीं पता।
ऐसे बहुत सारे मॉडल थे जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि हमने क्या डिस्कवर कर दिया, और बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि तुमने क्या डिस्कवर किया। तो बेचारा जिसने डिस्कवर किया उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, बाद में नोबेल प्राइज मिला जिसने बताया कि देखो उसने क्या क्या डिस्कवर किया। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपन भी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदर को भी नहीं पता, रदरफोर्ड को भी नहीं पता। ठीक है ना, तो ध्यान रखो अपन, मतलब चलो आगे बढ़ते सर वो हैं। डायग्राम का फोटो आप इस पे भेज सकते हो क्या ग्रुप पे? डायग्राम को जो डायग्राम है आप उसको ग्रुप पे भेज सकते हो क्या? यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा ब्लरी दिखता है, तो जूम इन करके वो जूम इन करके देखना है। वो दिख नहीं रहा क्या? डायग्राम नहीं दिख रहा अपन को? हाँ नहीं, दिख मेरे रहा को है। थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, आप एक बार फोटो खींच के भेज दो ना। अरे यार मोबाइल पे रखता नहीं साथ में एक्चुअली। अब मोबाइल लेके आना पड़ेगा मुझे, देखो। मोबाइल तो AP2 वैसे यहाँ से ब्लर तो नहीं दिखना चाहिए यार, हम तो काफी मतलब अब तो काफी अच्छा हो गया वो कैमरा अपना, पहले थोड़ा ब्लर था। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे क्या ये लो। भेज दिया मैंने। ये लगा देना चाहिए। थैंक यू सर। चलेगा चलेगा, कुछ नहीं, मोबाइल इसलिए नहीं रखा ना साथ में, फिर तो पूरे टाइम में मोबाइल पे ही बात करता। हाँ चलो अपन देखते हैं दूसरा। अच्छा सर एक डाउट है बोलो। सर, जो टेस्ट सर जो वो जो लास्ट ट्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी टाइम पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे या वेरी होंगे? वेरी होते रहेंगे, और सेम कैसे हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन है बस अपन को ये पता है। सर लेकिन न्यू इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं ना सेम टाइम पर, तो सेम ही रहना चाहिए। हाँ तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन भी तो है वहां पर, वो ऑब्जर्व भी तो करता जा रहा है, वो हाइड्रोजन ही तो निकाल रहा है, हाइड्रोजन ही तो खींच के निकाल रहा है इससे। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर से खींचते भी रहेंगे। तो अब जरूरी थोड़ी है कि इधर जितने हाइड्रोजन है और कोई हाइड्रोजन इधर नहीं हो सकता। अगर कोई हाइड्रोजन इधर है तो बेचारा नहीं खींच पाया, थोड़ा बाद में खींचेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा, तो सर्किट कंप्लीट करेगा। गैस फॉर्म में है ना, तो इधर उधर हाइड्रोजन कहीं भी हो सकता है ना। अब मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि कुछ हाइड्रोजन इधर भी चले जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे? कोई बात नहीं, क्योंकि इधर तो खुला हुआ है ना पूरा, राइट ना। तो ऐसे जरूरी नहीं कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि भाई बीच इधर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा 10 ही रहेंगे, क्योंकि 10 में से अगर 2 ये ले गया तो फिर अपन को वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है, इट कैन वेरी, कोई प्रॉब्लम और सर जो फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स वापस से सर्किट में पार्ट लेंगे कि वो नहीं। फोटोग्राफिक प्लेट में वहां कोलाइड करके, क्योंकि पार्टिकल है ना, मान लो मैंने किसी को पत्थर मारा, अब्सॉर्ब हो जाएंगे। नहीं अरे किसी को पत्थर मारा तो पत्थर गायब थोड़ी हो जाएगा, वहां से गिर जाएगा वापस आ जाएगा कोलाइड करके। ओके। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं इसमें। अभी तक तो ऐसे मुझे कोई ऐसे काम की बात नहीं लगी जिससे मेरा क्वेश्चन कोई पूछे। अब काम की बात करते हैं। अब अगर मान लो मेरी मर्जी, मैं कहूंगा मैं तो इसमें सर आपने कहा हाइड्रोजन गैस ऐड करो, मेरी मर्जी मैं तो ऑक्सीजन गैस ऐड करूं। अब बताओ क्या प्रॉब्लम? O2 गैस स्टेट NT, अब बताओ क्या प्रॉब्लम? तो अपन कहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप O2 गैस ले लो। मैं O2 गैस के लिए मुझे पता है ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड होता है, दो ऑक्सीजन जैसे हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं वैसे ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं, ये हमें पता है। तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना लेता है, वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि भाई 2 बॉन्ड क्यों बनाता है, हमें तो बस बॉन्ड बनाने से मतलब है। अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो मैं कहूंगा ठीक है, आपने इतना एनर्जी ले रखा है
कि कोई भी मॉलिक्यूल ले लो उसके सारे बॉन्ड टूट ही जाते, तो अपन कहेंगे देखो मैंने O2 गैस लिया, अगर O2 गैस लिया तो इस एनर्जी से जो O2 मॉलिक्यूल था अपने पास ये वाला, ये मॉलिक्यूल जैसे वो ब्रेक हो रहा था वैसे ये भी ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन एटम, तो ये एटम में ब्रेक हो गया भाई। अब अगर ये एटम में ब्रेक होगा तो अपन को पता है ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट शेल में होते हैं, तो अपन कहेंगे ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां भी क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इससे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कहेंगे जैसे पहले H प्लस साइन बन रहा था, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा था, अभी O पॉजिटिव बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ ही जा रहा होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा अगर मैं H2 की जगह ऑक्सीजन लूं तब भी इलेक्ट्रॉन इसी तरफ जाएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, सभी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल्स में। तो अगर सभी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में तो क्या होगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें 2 और 6 होता है, अपन को पता है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 8, और 8 होगा तो अपन 2 और 6 ऐसे लिखते हैं, तो 2 और 6 लिखोगे तो इसमें से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 2 और 6 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन की जगह आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन की जगह आप क्या लिखोगे, O पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज O पॉजिटिव चार्ज जैसे रहेगा, तो अभी भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही एनोड की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को ही हम कैथोड रे कहेंगे और इलेक्ट्रॉन ही जाके यहां स्ट्राइक करेंगे। इसका मतलब है गैस चेंज करने से पार्टिकल इन द रेस इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। आप कोई भी गैस ले लो, आपकी मर्जी, आप चाहे नोबल गैस ले लो चाहे कोई भी गैस ले लो, तो अपन कहेंगे नोबल गैस तो आयनाइज होता ही नहीं, क्यों नहीं होता, आयनाइज तो कुछ भी हो जाएगा भाई, कोई भी गैस ले लो आप, लेकिन अपन नोबल गैसेस भाई क्यों नहीं लेंगे, नोबल गैसेस में अपन को पता है ना दे आर स्टेबल, हम उनको आयनाइज करना है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम उतनी एनर्जी वोल्टेज में लगा देंगे। तो इस हम सभी गैसेस को आयनाइज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपन ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा ये ले लेंगे तो अच्छा मेरी मर्जी एल्यूमिनियम ले लो उसी को वेपराइज करो पहले उसे गैस में कन्वर्ट करो, तो अपन वैसे नहीं करेंगे कि मेरी मर्जी में तो कुछ भी करूंगा। हाँ ये अपन बोल सकते हैं कि भाई अगर आप गैस कोई भी लो, ये पक्का है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी कैथोड रेज होंगे वो इलेक्ट्रॉन से ही बनेंगे, मतलब कैथोड रेज which are made up of electron is independent of nature of gas which is taken in the tube। आप ट्यूब में कोई भी गैस लो, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही जा रहे होंगे, वही कैथोड रेज होंगे और वही एनोड की तरफ मूव कर रहे होंगे, मतलब these rays are independent of nature of gas, it doesn't depend on the nature of gas। so हमें पता चल गया कि भाई ये तो पक्का है कि हम कोई भी एटम ले लें, अब आपकी मर्जी, किसी ने मुझसे पूछा भी है कि नोबल गैस लेंगे तो नोबल गैस लो, मैंने तो एल्यूमिनियम बोल दिया, उसको भी वेपराइज करो आपकी मर्जी। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई देखो हमें ये पता चल गया कि आप गैस कोई भी लो सभी गैसेस में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब है ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द एटम्स, जितने एटम है सभी में इलेक्ट्रॉन है, यहीं से प्रूव किया था। वो बार बार पहले उसने हाइड्रोजन लिया फिर ऑक्सीजन लिया फिर नाइट्रोजन लिया फिर सभी गैसेस को यूज किया। तो इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल दी right atoms। so the cathode rays are independent of nature of gas, are independent of nature of gas, of nature of, ठीक है, they are independent of nature of gas। यहां से अपन को पता चल गया कि भाई आप गैस कोई भी ले लो लेकिन इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रेज में होंगे और इलेक्ट्रॉन ही एनोड की तरफ मूव कर रहे होंगे। so that is the proof that all the elements, all the atoms have electron as a fundamental particle, सभी में इलेक्ट्रॉन होता है। so ठीक है, this is how we discovered that ki anode ray experiments that the electrons are the particles which is carrying a negative charge and they are cathode rays। तो यहाँ से उसने पहले ये वर्ड मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उसने डिस्कवर किया। so this is discovery for electron by J.J. Thomson। Similarly, we'll write that
डिस्कवरी फॉर ये तो डिस्कवरी था। सर एक डाउट है बोलो। सर, हर बार कोई भी गैस ले तो वो आयोनाइजेशन पे एक ही इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, और भी दे सकता है, अपन तो इजी वे में पढ़ रहे हैं भाई। तो मेरी मर्जी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो मैं तो 6 के 6 निकाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी। लेकिन ये जरूर है कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां से, मतलब मान लो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अपन को पता है 6 भी निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकते हैं, कितना भी निकल सकता है, लेकिन कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से ही बना होगा। वो तो उसका प्रॉपर्टी हो गया कि भाई उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से ही बनेंगे, वो मैंने कहा। कैथोड रेज आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, राइट। तो वो एक से ज्यादा हो सकता है। पहले अपन इनिशियली इतना पढ़े, फिर मैंने कहा उसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना। इनिशियली थोड़ा सा अपन को बस आइडिया रहे कि कैसे डिस्कवरी हुआ था। तो अब अपन पढ़ेंगे सेकंड, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। द प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय, बोलो भाई, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? कैवेंडिश। यार नील प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था भाइयों? रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सर चैडविक। चैडविक इज न्यूट्रॉन, ठीक है। बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना, जैसे कैथोड रे था वैसे एनोड रे बता देंगे अपन, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कोई बात। तो ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है ना, जैसे मैं जे थॉमसन बोलता हूँ ना, तो बच्चे मतलब मुझे पूरा नाम बताते हैं, सर वो जेम्स, ऐसे पूरा नाम बताते हैं, सर ये ऐसे ऐसे ऐसे। आप थोड़ा सा बोलोगे वो पूरा बताएंगे, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि छोटे क्लासेस में वो पूरा नाम भी उनको याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। तो इसलिए मैंने आपको पूछा कि मतलब क्या है। तो मतलब थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कभी कभी हो जाता है, या कुछ बच्चे होंगे जो बता नहीं रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और बट मैं चाहूंगा कि तुम लोग बताओ, मतलब जो आता है उसको बिल्कुल फ्रीली बोलो, और जो नहीं आता है उसको भी फ्रीली बोलो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फ्रीली बोलना है फिर तो बस। चलो देखते हैं अगेन द सेम थिंग। गोल्डस्टीन ने क्या किया, थॉमसन ने जो डिस्कवर किया था वो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहा था कि यार थॉमसन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, करने दो उसे, है ना। तो उसने क्या किया कि ठीक है भाई, उसने क्या किया कि भाई एनोड तो उसने वैसे रखा है, कैथोड को उसने ऐसे बना दिया, ऐसे परफोरेटेड सर्कुलर डिस्क लिया, और सर्कुलर डिस्क में उसने ऐसे छोटे छोटे होल्स बना दिए। जो होल्स बनाते हैं अपन उनको कहते हैं परफोरेटेड, होल्स बनाने को बोलते हैं अपन परफोरेटेड, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो उसने रादर देन टेकिंग ऐसे, मतलब ऐसे जो एक अपन मेटल प्लेट ले रहे थे, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेटल प्लेट ले रहे हैं। जैसे अपन लास्ट टाइम भी ना अपन ने कैथोड ऐसे बना दिया था, आपने ग्लास ट्यूब में ऐसे बना दिया था। तो भाई मतलब ऐसे अगर इसमें एल्यूमिनियम का बनाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, आयरन का बनाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, अपन कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा था बैटरी से और वो हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। मेटल होना चाहिए इसको प्लेट पे, बाकी कोई भी मेटल हो हमें फर्क नहीं पड़ता। सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर। भाई मेटल कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन तो कौन दे रहा था अपन को? बैटरी दे रहा था, तो वो तो बैटरी से बाहर निकले, बैटरी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। चलो अब अपन दूसरा देखते हैं। सो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस मेटल से बने हुए। इसने सिर्फ जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट था और ये वाला एक्सपेरिमेंट था, उसने सिर्फ एक ही चेंज किया था कि उसने ये कैथोड जो लिया था, वो कैथोड को अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन बोलते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब जिसमें होल्स हो, परफोरेटेड। इसने परफोरेटेड कैथोड, बस इतना ही चेंज था, दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। ठीक है भाई, परफोरेटेड कैथोड हो गया ये। अब यहाँ पर अपन ऐसा, ये अपन को पता है बैटरी और हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट,
हाई वोल्टेज बैटरी, इतना वोल्टेज अपन यूज, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, और लो प्रेशर अपन को पता है कितना, 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर, इस टाइप 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर तक इतना वहां पर प्रेशर का। अब अपन कहेंगे सेम पार्ट, फिर जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे, ये पॉजिटिव है तो ये एनोड है, ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, मतलब ये कैथोड है। ठीक है, तो इससे डिसाइड करेंगे अपन कि कौन सा एनोड कौन सा कैथोड। अब व्हाट गोल्डस्टीन हैव डन कि भाई एक बात बताओ, यहां पर H+ साइन बना था और इलेक्ट्रॉन बना था, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, ये H+ साइन का क्या हुआ, वो तो प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन का क्या हुआ, तो उसने कहा कि देखो भाई अब अपन क्या करेंगे, बिल्कुल से व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड देन ड्यू टू हाई एनर्जी हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एटम, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो इसके अंदर थे जो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, वो एटम में कन्वर्ट हो गया और एटम आयनाइज हो गया भाई। अब अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो फिर प्रोटॉन, तो अपन कहेंगे भाई प्रोटॉन ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन को इस तरफ जाना ही चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, व्हाट अबाउट दीस प्रोटॉन्स, उनको भी रेडिएशन के फॉर्म में जाना चाहिए, वो भी बहुत छोटे होते हैं। तो अपन कहेंगे बस ये हो रहा था लेकिन ये चीज थॉमसन नहीं बता पाया, तो उसने कहा देखो भाई यहां पर बहुत सारे H+ हैं, यहां पर बहुत सारे H+ हैं, और ये H+ साइन जो है, जो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही बने होंगे H+ साइन, तो अपन क्या करेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं तो प्रोटॉन को किस तरफ आना चाहिए, नेगेटिव एंड की तरफ। तो अगर नेगेटिव एंड की तरफ आ रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई यहां पर भी अपन ने क्या लगाया, फोटोग्राफिक प्लेट लगाया, यहां पर हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया, सो यहां पर हमने फोटोग्राफिक, यहां पर भी अपन ने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया। तो ये अब ये प्लेट तो नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर प्रोटॉन इस प्लेट पे आके स्ट्राइक करेगा तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लेट में, लेकिन अगर ये प्रोटॉन इस पे, ये जो प्रोटॉन है अगर ये स्ट्राइक करके इस होल से बाहर निकला तो फिर ये यहां ग्लो करेगा, यहां स्ट्राइक करेगा आगे, और अगर ये यहां से इससे बाहर निकला तो अपन कहेंगे फिर यहां पे स्ट्राइक करेगा, अगर ये यहां से बाहर निकला तो फिर यहां पर आके स्ट्राइक करेगा, ये भी स्ट्राइक किया यहां से आके, ऐसे ऐसे बाहर निकला इससे और स्ट्राइक किया इससे, और जो H+ साइन इस पे स्ट्राइक करेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि कैथोड है, तो वो एब्जॉर्ब होके फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो H, फिर दूर जाएगा H तो वापस आयनाइज हो जाएगा, वो वापस प्रोटॉन बनता रहेगा। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, जो प्रोटॉन इनसे निकल के इधर आके स्ट्राइक कर रहा था ना, तो यहां पर अपन को रेड ग्लो मिल रहा था, यहां पर अपन को रेड ग्लो मिल रहा था, पिछली बार तो आप बोल रहे थे ग्रीन ग्लो है, हाँ तो वो इलेक्ट्रॉन का ग्लो था ग्रीन, अपन ने कहा था इलेक्ट्रॉन से जो, अगर यहां पर भी लगा लो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्लो ग्रीन था, प्रोटॉन जब यहां पर ग्लो करता है तो रेड ग्लो आता है, तो अब उस टाइम भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पाया थॉमसन, और उसको लगा होगा कि यार पहले अपन ने ऐसे लिया था ना, क्योंकि अपन ने जो डायग्राम बनाया था वो ऐसे बनाया था, तो हो सकता है उसने ये सोचा हो कि भाई ऐसे डायग्राम जो अपन ने बनाया था तो उसने ये सोचा हो कि जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से आके ऐसे कोलाइड कर रहा होगा तो आ रहा, तो गोल्डस्टीन ने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाया, उसने कहा चलो बंद ही कर देता हूं इसको, अब तो नहीं आएगा ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और ये नेगेटिवली चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आएगा तो रिपेल होकर दूर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास भी आएगा तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा उसके पास में। तो अगर फिर भी अगर मान लो ग्लो हो रहा है तो ये तो पक्का है कि यहां से जो ये वाले होल्स हैं इनसे पॉजिटिव रेज निकल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव रेज ही इसकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहे होंगे, जो इस पे स्ट्राइक कर जाएंगे वो तो रुक जाएंगे, जो इनसे होल से निकल जाएंगे वो ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे अपन को पता चला कि अच्छा भाई फिर तो हमें इसको स्टडी करना चाहिए कि ये है क्या। तो जब उसने इन रेज को मास कैलकुलेट किया तो इनका मास, जैसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा था कैथोड रेज का मास, तो उसने बार बार कैलकुलेट किया तो उसे पता चला कि ये रेज जो है उनका मास
प्रोटॉन के बराबर आ रहा है। तो वो कैसे पता चलता है अपन को मास? वो उसमें फिजिक्स का फॉर्मूलाज होता है वो कैलकुलेशन के, कि भाई कैसे अपन मास पता करेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज उनपे कितना मास है। वो फिजिक्स का वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उनका अपना इक्वेशन होता है, वो अपन नहीं बताने वाले। अपन को तो ये पता है कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, अगर नेगेटिव पार्टिकल उस तरफ मूव कर रहा है तो जो कैटायनिक पार्ट बच रहा है भैया उसका क्या, वो नेगेटिव एंड की तरफ आ रहा था। और नेगेटिव एंड की तरफ आ रहा था तो इसने थोड़ा सा चेंज किया, और ये जो रेज इन जो ये जो ऐसे होते हैं ना, होल्स होते हैं, तो उनको हम कैनाल भी बोलते हैं, कैनाल्स। तो इनको अपन जो होल्स होते हैं इनको कैनाल्स भी बोलते हैं, और इनसे जो रेज निकलते हैं इधर आके ग्लो करेंगे, दीज रेज आर आल्सो कॉल्ड द कैनाल रेज। अपन इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं। ये एनोड रेज को अपन कैनाल रेज भी बोलते हैं, कि दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। तो से दैट वो वहां से पास करके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उनका जो मास था रेज में, जो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन में, इन रेज में जो मास था इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 10 की पावर -31, उतना मास आ रहा था उसका। इसमें भी इसका मास कैलकुलेट कर सकते थे। तो वो उन्होंने कैलकुलेट किया और उन्हें पता चला कि अगर पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नेगेटिव एंड की तरफ जो भी कैटायनिक पार्ट इसमें बनेगा वो नेगेटिव एंड की तरफ आएगा, और वो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करेगा। अगेन द सेम प्रॉपर्टीज, द वेलोसिटी ऑफ रेज सेम था ऑलमोस्ट, नियरली इतना ही रहेगा। When the electric field is applied, the rays bend towards the negative end. अपन ने यहाँ पर जैसे पिछली बार अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उनपे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव एंड की तरफ बेंड हुए, वो इंडिकेट कर रहा था कि उनपे पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन को पता चल गया भाई वहां पॉजिटिव चार्ज है। When the wheel is placed in the path of the rays, these rays rotate that wheel, ना indicates, वो रोटेट करता है, which indicates कि उनमें भी मास होता है पार्टिकल में, ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन में मास होता है। अपन ने एटॉमिक मास यूनिट पर, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही होता है ऑलमोस्ट, राइट ना। फिर these rays can originate from the cathode, नहीं भाई कैथोड से ओरिजिनेट नहीं होंगे, they will be originated from the molecule, gas molecule। तो गैस एटम, क्योंकि ये गैस अपन जो यहाँ पर था वो गैस मॉलिक्यूल ब्रेक होके एच एटम बने, और उसके बाद फिर अपन कहेंगे कि वो एटम आयनाइज हुआ, तो दीज गैसेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल से एटम बनेगा और फिर वो आयंस से बना हुआ होता है। सो दीज आर कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। तो अपन इनको एनोड रेज भी बोल सकते हैं या फिर अपन इनको कैनाल रेज भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हो आप इनको एनोड रेज भी बोल सकते हो, कैनाल रेज भी बोल सकते हो। अब आएगा ये वाला पॉइंट, अगर हमने हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन ले लिया तो फिर जो पॉजिटिवली चार्ज रेज होंगे ना, भाई नेगेटिवली चार्ज तो आप कोई भी गैस लो इलेक्ट्रॉन ही होगा, लेकिन अगर आप गैस को चेंज करोगे तो यहां पर जो कैटायनिक पार्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। भाई अगर हाइड्रोजन गैस है तो H पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन गैस है तो वो पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन गैस है तो N पॉजिटिव होगा। मतलब विल से दैट एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। आपने कौन सा गैस लिया हुआ है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन से ही बना होगा, लेकिन एनोड रेज विल डिपेंड ऑन कि आपने जो गैस लिया हुआ है उसी के एटम का कैटायन ही एनोड रेज होगा। तो अपन कहेंगे भाई दीज रेज, क्योंकि अब ये था अपना एनोड रेज, है ना, ये था अपना एनोड रेज जबकि ये था अपना कैथोड रेज, ठीक है। यहां पर भी ये अपना एनोड रेज है और ये अपना कैथोड रेज है। तो फिर अपन कहेंगे देखो भाई द एनोड रेज आर डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। सो एनोड रेज जो होंगे, द एनोड रेज आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो गैस आप वहां लोगे उस पर वो डिपेंड करेगा। सो इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। पहले में क्या था, वहां पर ग्रीन ग्लो मिल रहा था अपन को, यहाँ रेड ग्लो मिल रहा है, और द मेजर डिफरेंस इज कि यहाँ पर क्या, तो जो अपन एनोड रेज लिख रहे हैं दैट इज इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, द एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो अपन से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पॉइंट नंबर 5 से ही पूछा जाता है।
अभी बताओ कौन से रेज हैं जो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेंगे? फिफ्थ पॉइंट नहीं समझा सर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला। भाई आपने जब हाइड्रोजन गैस लिया था तो कैथोड रेज किससे बोला था? कैथोड रेज में क्या प्रेजेंट था बताओ? इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड। जब आपने ऑक्सीजन गैस लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कैथोड रेज क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब आप गैस कोई भी लो इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसकी कैथोड एनोड रेज की। जब मैंने हाइड्रोजन गैस लिया तो एनोड रेज किससे बनेंगे, किस आयन से बने होंगे? H+। ये H+। और जब आपने ऑक्सीजन गैस लिया तो एनोड रेज किस आयन से बने होंगे? O+। इसका मतलब है कि अगर आप गैस को चेंज करोगे तो एनोड रेज चेंज होंगे ना। ऑक्सीजन गैस होगा तो O पॉजिटिव मूव करेगा इधर। हाँ सर। हाइड्रोजन होगा तो H पॉजिटिव मूव करेगा इधर। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस ना। यस सर That समझा। is what I'm telling. अब बताओ किसी को डाउट है? एक और कमेंट आया है, अपन कमेंट को पढ़ेंगे भाई। उस कमेंट में है सर एनोड रेज आल्सो टर्न द ब्लेड्स ऑफ द व्हील। हाँ भाई, एनोड रेज का तो और भी मास भी ज्यादा होगा। अपन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास तो बहुत ज्यादा होगा हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन मतलब ये तो वैसे ही हो गया कोई तुम्हें छोटा पत्थर मारे और बड़ा पत्थर मारे, तो इसका मतलब है बड़ा पत्थर मारेगा तो और बुरी तरह लगेगा अपन को, तो और गिर जाएंगे अपन। तो इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास तो ज्यादा ही होता है, तो अगर दोनों ही पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर व्हील में आप किसी पार्टिकल को मारोगे तो व्हील रोटेट करेगा ही करेगा, और ये तो ज्यादा इजीली रोटेट करेगा क्योंकि इसका मास इससे ज्यादा होता है और वेलोसिटी ऑलमोस्ट इससे, ठीक है ना। तो अपन वैसे बता सकते हैं। सो दिस इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज। भाई प्रोटॉन अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया सर तो आपने प्रोटॉन का मास नहीं बताया। दोनों बताओ। प्रोटॉन का मास जो है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ के, और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है दैट इज 1.672 इंटू 10⁻27 के। अब अगर अपन दोनों को कंपेयर करें ना, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना तो ये 10,000 टाइम्स ज्यादा हैवियर है उससे। वो 10⁻31 है, 10⁻27 है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 10⁻4 टाइम्स ना, ऑलमोस्ट ज्यादा है उससे, राइट ना। ठीक है, ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सर एक डाउट है। बोलो। सर तो फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तो फिर प्रोटॉन्स ने तो थोड़ा इंटरफेयर किया ही होगा ना। बिल्कुल किया, तब तो जे.जे. इसको ब्लॉक थॉमसन। करना, तब तो ब्लॉक किया इसको इसने। नहीं सर, लाइक जब इलेक्ट्रॉन्स फोटोग्राफिक प्लेट को हिट कर रहे थे सर, तो शायद से प्रोटॉन्स भी शायद से हिट कर रहे होंगे, तो एक्सीडेंट में थोड़ा इसको थोड़ी हिट इंटरफेरेंस कर होगा। सकते, इसको थोड़ी हिट कर सकते हैं भाई। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कभी हिट थोड़ी कर सकता है, कभी नहीं हिट सर, कर सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा फोटो नहीं, And- लेकिन उसने फिर ये लगा के कंफर्म कर लिया था ना, ये लगा के कंफर्म कर लिया था ना कि ये किस तरफ बेंड हो रहा है भाई। उससे इलेक्ट्रॉन तो पता चल ही गया था ना उसे कि इट इज अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। Yes. तो वो तो उसने कंफर्म कर लिया था इससे कि इट इज अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। हाँ, अपन ये कर सकते हैं कि अच्छा ये उड़ के अगर इधर आके स्ट्राइक कर रहा होगा तो उतना ज्यादा मतलब स्ट्राइक नहीं कर पाएगा उड़ के। इधर कहीं स्ट्राइक कर रहा होगा अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे तो कभी ग्रीन ग्लो आता होगा, कभी रेड ग्लो आ रहा होगा, इस टाइप से तुम बोल रहे होगे। लेकिन इस तरफ बहुत ज्यादा प्रोटॉन जा नहीं पाएगा क्योंकि इसकी वजह से उसको रिपल्शन फेस करना ही पड़ेगा।
तो थोड़ा बहुत तो इंटरफियर कर रहा होगा, नो डाउट, लेकिन वेलोसिटी उसने इसकी वजह से कंफर्म कर लिया होगा, थोड़ा बहुत तो इंटरफियर कर ही रहा था। इसने क्या किया, ये इसको परफोरेटेड बना के खत्म कर दिया, सब कुछ वही था, राइट ना? तो थोड़ा बहुत तो इंटरफियर हो ही रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। ये था अपना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब अपन बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे। देखो भाई, आज तक कभी कोई क्वेश्चन इन सब से नहीं आया, मुझे सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, इसलिए मैंने इतना सारा पढ़ाया। डिस्कवरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता कि ये डिस्कवर बताओ कैसे हुआ, ये सब कोई नहीं पूछने वाला मुझसे। लेकिन इतना बताने से मुझे ये फायदा होगा कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता रहेगा भाई पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं जाएगा मेरे पास, नेगेटिव चार्ज चार्ज के पास नहीं जाएगा। सबने एक बार इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कंप्लीट करके दिखाया था कैसे करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मतलब आपका कॉमन सेंस बढ़ेगा, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? कि वो उससे मैं चाहता हूँ कि भाई धीरे धीरे, और जो बच्चा अपना फुल कॉमन सेंस यूज करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है ना? तो कॉमन सेंस अपन को जरूर यूज करना कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है क्या, जैसे आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, दो पॉजिटिव चार्ज कभी एक साथ पास थोड़ी आते हैं, कभी दो पॉजिटिव चार्ज अपन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। जैसे साउथ पोल पास लेके आओगे, क्या होगा? आपस में रिपल्शन होगा, और क्या? तो वो सारी चीजें अपन को थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। अब बताओ न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? चैडविक ना? भाई चैडविक ने किया। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक by using a radioactive technique. Active technique. So radioactive technique में what he has done is, उसने क्या किया, the radioactive technique, तो उसने अपन को मतलब उसने बेरिलियम शीट ले लिया, उसने एक ऐसे ना बेरिलियम शीट ले लिया, ये बेरिलियम शीट, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अपन को पता होता है, और उसने बेरिलियम शीट पे ना अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? दे आर हीलियम आइंस, आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। सो अपन कहेंगे अल्फा पार्टिकल कंटेन्स हीलियम आइंस, पार्टिकल कंटेन हीलियम आइंस, और हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। These are अल्फा पार्टिकल। तो अपन ने क्या किया, बेरिलियम शीट था, इस पे अल्फा पार्टिकल को ऐसे बम्बार्ड किया, तो फिर अपन को जो रिजल्ट मिला ना, बम्बार्ड करने के बाद मैंने थोड़ी देर तक हीलियम को ऐसे बम्बार्ड किया, इस पे अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे बम्बार्ड किया, तो थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसको रोका, रुक गया जब मैं, तो जब इसको कोलाइड कर रहा था ये, तो कोलाइड करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने इसको शीट को स्टडी किया, वो स्टडी शीट का तो नेचर ही चेंज हो गया। वो जो शीट था, जो मैंने बेरिलियम शीट लिया था, वो तो कार्बन में कन्वर्ट हो गया। वो शीट जो लिया था मैंने, वो तो कार्बन में कन्वर्ट हो गया, प्रॉब्लम हुआ। फिर अल्फा पार्टिकल मैंने नया शीट लिया बेरिलियम का, फिर उस पर कोलाइड किया अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल को कोलाइड किया बेरिलियम शीट पे, तो नो डाउट वो बेरिलियम शीट, मुझे पता है, मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें कार्बन आ रहा था और कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे थे, यहाँ से कुछ रेडिएशन इससे एमिट कर रहे थे, कहेंगे इसमें से कुछ रेडिएशन एमिट भी कर रहे थे। ये रेडिएशन जो रेडिएशन एमिट कर रहे थे ना, इससे ये रेडिएशन सिस्टम से जो रेडिएशन बाहर निकल रहे थे, इन रेडिएशन को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया,
नो डिफ्लेक्शन। अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, बार बार चेक किया इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, तो मुझे ये पता चल गया था कि जो भी रेडिएशंस, इसमें जो भी पार्टिकल इन रेडिएशंस आर न्यूट्रल as they are not deflected by electric field. They are not deflected by electric field. तो उससे वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया था कि वो राइट ना, वो चार्जलेस है, उन पे कोई चार्ज नहीं। एंड दैट रेडिएशन अपन यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। 4+2 इस तरफ है तो उधर 6 हो गया, इधर भी 6 है, इधर 9+4 13 है, जबकि यहाँ 12 है। तो जो रेडिएशंस आ रहे थे ना, वो इसके रेडिएशंस थे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन के रेडिएशन। अगेन हमने उनका मास कैलकुलेट किया, पार्टिकल का मास, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फिजिक्स। When the mass of these radiations is calculated, mass of these radiations is calculated, that is, it is almost equal to mass of proton। तो mass of proton के बराबर। अब ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि भाई प्रोटॉन के बराबर आ रहा है और ये प्रोटॉन है नहीं क्योंकि डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो अपन को और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट he named those particles, those radiation particles, the neutrons. This is how the neutron is discovered by the radioactivity. This was the discovery of neutron. सर ये फिर से बता सकते हो? हाँ भाई, उसने क्या किया, बेरिलियम शीट लिया। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। हम किसी एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसने बेरिलियम शीट लिया और इस पे अल्फा पार्टिकल को एक्सपोज किया, इसको हिट किया बाय अल्फा पार्टिकल। सॉरी टू इंटरप्ट, क्या प्रोसेस था, वापस बोलो ना। और रेडियो एक्टिविटी है ना, लिखो ना रेडियो एक्टिव टेक्निक। ओके, थैंक यू। है ना, तो बोला था ना मैंने, दैट इज कॉल्ड, इसको अपन एक और रेडियो एक्टिव टेक्निक में ऐसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, अभी अपन उसको बोलने लगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। मतलब हम किसी भी मेटल को किसी भी मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं अपन आर्टिफिशियल। मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब तो मजा आ गया, सारा ही गोल्ड कन्वर्ट कर दो, जितना भी आयरन है सबको गोल्ड में कन्वर्ट कर लो, इससे अच्छी और क्या बात है। हाँ तो उसमें रेडियो एक्टिविटी होता है क्या? हाँ तो बोल रहा हूं तो होता ही होगा। जब आपने बेरिलियम को कार्बन में कन्वर्ट कर दिया तो आप आयरन को गोल्ड में भी कन्वर्ट करोगे, बिल्कुल करोगे। तो फिर कर देते हैं, इतने परेशानी मारामारी क्यों है भाई गोल्ड क्यों, मतलब गोल्ड की। बट प्रॉब्लम यह है कि ये टेक्निक करने के लिए जो मैं ऐसे बता रहा हूं ना आपको इक्वेशन लिख के, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना पड़ेगा भाई। पहले ना जो साइंटिस्ट होते थे, जैसे मैडम क्यूरी वगैरह है, वो सब 40 से पहले ही खत्म हो गए थे। मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड वगैरह जिन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी पे काम किया, वो बहुत शायद ये कोई एक ऐसा होगा जो 40 इयर्स की एज को क्रॉस कर पाया, क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली इन एक्सपोज ऑफ रेडिएशंस ना, और वो रेडिएशंस हमारे बॉडी के स्केलेटन को वीक कर देते हैं, और सबसे ज्यादा हार्मफुल गामा रेडिएशन। मैंने तो आपको अल्फा पार्टिकल ऐसे लिख के बता दिया कि अल्फा पार्टिकल है। अरे भाई अल्फा पार्टिकल बना कैसे, ये भी तो देखो आप, कि भाई आपने रेडियोएक्टिव, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई ऐसे, अब मैं उसको बताना नहीं चाहता था क्योंकि ज्यादा अभी इनिशियली अपन बहुत ज्यादा वैसे नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा बनाएंगे। अपन ने रेडियोएक्टिव मटेरियल ले लिया होगा कोई, जैसे यूरेनियम वगैरह है। अब यूरेनियम तो आपने ले लिया, लेकिन यूरेनियम ऐसे थोड़ी रखा होगा कि डब्बे में रख लिया, भाई पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना पड़ेगा। और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का मतलब है कि पहले, मतलब आउटर लेयर क्या होता है उसका,
कम से कम नहीं तो 20 मीटर का थिक कंक्रीट का वॉल, सोचो 20 मीटर का थिक कंक्रीट का वॉल, वो तो आउटर सरफेस है, मतलब सबसे बाहर 20 मीटर का थिक कंक्रीट, और फिर उसके अंदर यहां पर अंदर कम से कम नहीं तो अपन कहेंगे इसमें कि भाई हाफ मीटर, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा कि भाई 50 सेंटीमीटर, ये लेड शीट बनाना पड़ेगा। लेड बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लेड शीट लगाना होगा, उसके अंदर अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना बहुत मुश्किल होता है भाई। जो गोल्ड आज अपन को ऑलमोस्ट 50 का मिलता है, अगर आप आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन करोगे ना, तो उस सेटअप में जो आप बनाओगे गोल्ड सेटअप बनाने के बाद, वो ऑलमोस्ट 3 लाख का मिलेगा अपन को। फिर बनाने का फायदा क्या? इसलिए अपन सिर्फ बॉम्ब बनाने के काम मिलाते हैं उससे कि भाई एनरिचमेंट करेंगे। वो एनरिचमेंट भी बताऊंगा कैसे होता है ना, कभी मतलब अपन पढ़ेंगे तो मैं एनरिचमेंट बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन अभी ना मैं पार्टिकल एक्सीलरेटर में क्या होता है? किसमें? दैट इज पार्टिकल डिफरेंट, एक्सीलरेटर वो फिजिक्स है, वो फिजिक्स है, उसमें अपन नहीं जाएंगे। पार्टिकल एक्सीलरेटर वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। पार्टिकल एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर मतलब अपन किसी को एक्सीलरेट करें, उसको स्पीड दें, वो एक्सीलरेटर इज डिफरेंट थिंग। एक्सीलरेटर को अगर अपन बिल्कुल बच्चों जैसे वो समझना चाहें तो ऐसे समझ लो आप कि तेरा दोस्त भाग रहा था, तूने धक्का दे दिया उसको, मतलब भाग रहा था, एक्सीलरेट कर दिया, मतलब वो 20 किलो जूल्स मतलब एनर्जी लेके भाग रहा था, और तुमने उसको 50 और उसको मार दिया किलो जूल्स, तो टोटल 70 हो गई। तो इसका मतलब बेचारा पहले ही दौड़ रहा था अपनी तरफ से, अब तूने धक्का और दे दिया उसे, अब तो गिर ही जाएगा। तो पार्टिकल गिरेगा तो नहीं, लेकिन वो उतना और एक्सीलरेट कर दिया तुमने, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल एक्सीलरेटर, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बना दिया। अब इससे रेडिएशंस निकलेंगे, उन रेडिएशंस में से जो रेडिएशन निकलेंगे ना इससे, अल्फा बीटा गामा, उनमें से अल्फा को ही इस पे कोलाइड करवाना है। तो अल्फा को अगर कोलाइड करवाना है तो मैंने सिंपल बता दिया कि डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो चैडविक ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को, अब क्योंकि मैं जितना ज्यादा इसमें लिखूंगा मुझे कभी ना कभी इसको बताना ही है, तो लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कभी कभी ऐसे भी करता हूं मैं कि बच्चे अभी रेडी नहीं है उतना समझने के लिए, क्योंकि अभी क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़े दिन में अपन को क्यूरियोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे, नहीं सर पहले आप काम की बात करो, उसके बाद क्यूरियोसिटी बाद में देखेंगे। तो इसमें से जो रेडिएशन आ रहे होंगे ना बेटा, अपन इसमें भी बिल्कुल पिन होल कर देंगे ऐसे, एक पिन होल ऐसे बना दिया और पूरा ब्लैक कर दिया, वो जैसे मैं बता रहा था कॉन्क्रीट पूरा ऐसे, इसमें से रेडिएशन निकलेंगे, एक पिन होल में से रेडिएशन निकल रहे हैं स्ट्रेट। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे वो गामा रेडिएशंस होते हैं, जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे वो बीटा रेडिएशंस होते हैं, है ना, और जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं वो अल्फा। इसलिए तो अपन ने कहा था कि जो अल्फा रेडिएशंस होते हैं, वो जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल, तो अपन ने इनका मास जब कैलकुलेट किया था ना, तो एक पार्टिकल का मास एक हीलियम न्यूक्लियस के बराबर आ रहा था, इसलिए अपन उसे हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ हीलियम। तो इसका जो पाथ था, अब अपन को देखो, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी, इसके पाथ में अपन ने बेरिलियम शीट लगाना है, मतलब पूरा अब एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे किसमें, इसके पाथ में, कि हमको यहां पर बेरिलियम शीट पे वो अल्फा पार्टिकल को कोलाइड करना है। अब इसमें जब ये कोलाइड करेगा तो हमने कहा ये कोलाइड करने के बाद इसका नेचर हर बार कार्बन के जैसे हो जा रहा है, मतलब हमने लिया था बेरिलियम, बन गया वो कार्बन। अब हम परेशान कि भाई इसमें क्या, ये कोलाइड कर रहा है और कार्बन बन जा रहा है और इससे रेडिएशन जो निकल रहे हैं वो न्यूट्रल है। तो फिर हमें पता चला कि अच्छा वो न्यूट्रल, वो सारा स्टडी करने के बाद अपन को पता चला अच्छा ये न्यूट्रल पार्टिकल है और इनका मास जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर आ रहा है। तो मास जो था वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर आ रहा था, और प्रोटॉन के बराबर तो कंफ्यूजन भी था कि भाई प्रोटॉन तो नहीं है, लेकिन वो प्रोटॉन नहीं थे, वो न्यूट्रॉन्स थे। पता चल गया कि अच्छा न्यूट्रॉन पार्टिकल जो थे वो न्यूट्रॉन थे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय रेडियोएक्टिविटी। दिस इज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी।
तो इस तरीके से उसका डिस्कवरी हुआ था। तो दिस इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर इसमें अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्यों यूज किया, दूसरा क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का बेटा मास ज्यादा होगा, वो इसके न्यूक्लियस को हिट करके न्यूक्लियस चेंज कर दिया उसने। अल्फा पार्टिकल का मास, हमें ज्यादा मास वाला पार्टिकल चाहिए ना, जो मतलब उसको हिट करके उसके न्यूक्लियस को चेंज करे, थोड़ा बड़ा पार्टिकल। अपन बीटा भी ले सकते थे, लेकिन बीटा पार्टिकल में क्या ना, इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल जो होता है ना, उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और वो बहुत कम मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, जबकि अल्फा पार्टिकल का मास तो 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के पास। इसलिए अपन को हैवी पार्टिकल चाहिए था, तो हैवी पार्टिकल लिया। इसलिए लाइटर पार्टिकल लेंगे तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये था डिस्कवरी वाला पार्ट। अब मैं थोड़ा सा ये जो अपन ने पढ़ा ना, और इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा कंपाइल कर लेता हूँ। मुझे जो काम की चीज है वो मैं अपनी काम की चीज को कंपाइल कर लेता हूँ। आपको डिस्कवरी नहीं भी याद होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं फंडामेंटल पार्टिकल की, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये वाला पार्ट अपन को जरूर पता होगा। और देखा जाए तो अपने काम का यही है, इसके अलावा कुछ भी अपने कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो भी अपन पढ़ेंगे ना यहाँ पर, इसी से क्वेश्चन आता है। जो अपन ने लिखा हुआ है अब तक, जो अपन ने पढ़ा हुआ है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ना ही कभी आएगा, लेकिन इस पार्ट से जरूर आएगा। अब पहले तो अपन ये लिखेंगे कि भाई, जैसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं अपन, रिप्रेजेंटेशन ना, रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप H प्लस साइन भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, या H पे 1 1 ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रॉन को ऐसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, इधर 0, मास उसका 1 होता है, ऐसे चार्ज उसका 0 होता है, और मास उसका 1 होता है। जनरली यहाँ पर जो नीचे होता है वो चार्ज होता है, ऊपर मास होता है। ये मास है, ये इसका चार्ज है +1, ऐसे लिख लेते हैं। तो अपन चार्ज भी लिख सकते हैं ऐसे। अगर अपन चार्ज लिखेंगे इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन पहले तो E से डिनोट कर देते हैं, कि चार्ज जब भी लिखेंगे अपन E से बताएंगे चार्ज को, क्यों भी लिख सकते हैं। इसका चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, दैट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Charge of 1 proton is plus 1.602 into 10⁻⁻19 coulombs, ये चार्ज होता है। ये प्लस माइनस कभी कैलकुलेशन में यूज नहीं होंगे, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन, सपोज अपने पास सोडियम एटम है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, मतलब इसमें 11 इंटू दिस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और 11 इंटू दिस प्रोटॉन का चार्ज है, दोनों बराबर हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए एटम न्यूट्रल है। तो किसी भी न्यूट्रल में, बोलो, वो इलेक्ट्रॉन जो आपने रिप्रेजेंट किया थोड़ा बड़ा कर सकते हो क्या? ब्लर दिख रहा है पूरा। अरे यार, ब्लर कैसे दिखेगा? मतलब इसमें तो एक मिनट, हाँ अभी से हुआ, अभी से हुआ। पहले भी तो ऐसे लिखा था यार। बराबर है, बराबर बराबर था, कुछ गड़बड़ हुआ होगा यार, क्योंकि अपन कैमरा लगाने के बाद तो ब्लर हो ही नहीं नहीं सकता। सर, वो 0 n के जैसा लग रहा था। अच्छा, इधर तो चार्ज, इसमें अपन ने ऐसे लिखा है इसको भाई, इलेक्ट्रॉन का मास नियरली अपन 0 ही लेते हैं, तो इसमें चार्ज तो 0 होता है क्योंकि वो तो न्यूट्रल होता है। सर ठीक है, बताओ, बोलो। नहीं, वो एक्चुअली बंद हो गया था। अच्छा चलो, अब इनका मास लिख लेते हैं। तो मास लिखूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31 kg. Proton is 1.672 into 10⁻⁻672 kg, and neutron is
1.675 into 10 to the power of minus 27 kg, राइट? तो यहां पर अपन kg बताएंगे, that is how much kg, right ना? सो बोलो। सो मास को रेस्ट मास भी बोलते हैं क्या? मास को एस मास मतलब रेस्ट मास, रेस्ट मास। हाँ हाँ, रेस्ट मास बोलते हैं ना, क्योंकि मूविंग पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसका मास बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। अगर किसी का मूवमेंट, कोई मूव करेगा तो उसका मास बढ़ेगा, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय लॉरेंट्स। ये सब रेस्ट मास है जो बनने लिखे हुए और रखे हुए इलेक्ट्रॉन का। लेकिन मूविंग पार्टिकल का मास केमिस्ट्री में अपन को कहीं नहीं पढ़ना और ना ही कभी अपन को यूज करना है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉरेंट्स। वो उसका अपना फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, पर पढ़ भी सकता है, अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन वो, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेना अपन है। वो फिजिक्स में पढ़ना होता है, इधर नहीं पढ़ना है उनको, रेस्ट मास ही हमेशा यूज करना। रेशियो चार्ज बाय मास, मतलब E बाय M, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो भी बोलते हैं अपन। क्या तुम E और M का रेशियो बता सकते हो? तो अपन लिखेंगे 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 कूलम्स पर केजी, दैट इज द E बाय M रेशियो। इसको अपन बोलेंगे E बाय M रेशियो, राइट? इधर E बाय M रेशियो लिखूंगा तो 1.2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27 और चार्ज बाय मास ना, अपन को पहले चार्ज तो लिखें 1.602 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स होगा और डिवाइड बाय करूंगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 कूलम्स पर केजी, और ये जीरो क्योंकि उसमें तो चार्जेस जीरो, सो वी कैन राइट लाइक दैट। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, विल राइट दैट, ये अपन का पता चल गया। इनमें से अगर अपन चेक करेंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, आपको चार्ज पता होना चाहिए। ये नेगेटिव चार्ज कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है, वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, बस। डिस्कवर्ड बाय, दिस इज बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन, वो जे थॉमसन। बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट, दैट इज अपन ने जो भी पढ़ा गोल्डस्टीन, एंड दिस इज बाय रेडियो एक्टिविटी, है ना? अपन ने रेडियो एक्टिविटी लिखा था ना, तो अपन इसे लिख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। और डिस्कवर किसने किया था? चैडविक। तो अपन लिख लेंगे भाई ये चैडविक, वो अपन ये चैडविक ने डिस्कवर किया। तो डिपेंडेंस ऑन नेचर ऑफ गैस, ऑन नेचर ऑफ गैस, तो ये एक्सपेरिमेंट तो इंडिपेंडेंट था। नेचर ऑफ गैस इन ग्लास ट्यूब, उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने वो पॉइंट नंबर 5 ना वहां भी मैंने टिक किया था कि अपन को सिर्फ उस पॉइंट की वजह से ही मैंने उतना पढ़ाया था। सो इट इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। अगर हाइड्रोजन था तो H पॉजिटिव था, ऑक्सीजन था तो राइट ना, और यहां ऐसा एप्लीकेबल नहीं था, नॉट एप्लीकेबल, रीजन वहां गैस था ही नहीं, तो अपन नेचर ऑफ गैस कैसे बताएंगे? ठीक है ना, तो वहां अपन को बताने की जरूरत नहीं थी। तो ये पार्ट अपन को आना चाहिए। सर इसका भी फोटो खींच के डाल दो ना।
नहीं, ये आप मतलब लिखो ना उसको, फोटो खींच कर। सर लिखा, पर वो प्रॉपरली मतलब ऐसा फिट नहीं हो रहा ना। क्यों? एक बार फोटो खींच लेना। सर आपका कैमरा जूम इन जूम आउट होता है ऐसा बीच बीच में, एक वही। बार जूम इन होता है एक बार जूम आउट होता है। अच्छा, तो अपने हिला दिया ना, पहले तुमने बोला ना, तो ऐसे जूम आउट और जूम इन अभी होने लगा होगा, थोड़ा पीछे रखेंगे तो नहीं होगा। अब नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं, तुम लोग लिखो आराम से, लिखो उसको, मैं फोटो खींच के डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो भाई, अब फिर ना फिर मैं मोबाइल लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में साथ में रखता नहीं, मोबाइल में हटा देता हूँ। चलो, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख के जाता हूँ। कैलकुलेट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E by M ratio of alpha particle, electron particle, proton particle and neutron particle. इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में E by M रेशियो आपको बताना है। मैं इसको फोटो निकाल के भेज दूंगा, तब तक मैं भेज देता हूँ। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। वैसे दो पार्टिकल का तो मैंने कैलकुलेट करके बताया, न्यूट्रॉन भी बताया, अल्फा ही चेक करना है। अल्फा का कैसे होगा? तुम देखो कैसे करोगे, जैसे इसका किया वैसे उसके करो, इसलिए तो पूछा है। मेरे एक मोबाइल प्रोटॉन है सर, अल्फा में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा ना उसमें, मतलब दोनों का मास होगा। तुम तो कैलकुलेट करके बताओ, मैं कर देता हूँ। अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है ये बताओ। प्रोटॉन का साथ था। हाँ यार, ये तो मोबाइल में भी नहीं आ रहा। आ गया, अब देख लेना सर मैंने मोबाइल में। आपको भेज दिया है, आपको फॉरवर्ड कर। मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ये लो, मतलब किसी बच्चे ने ही निकल के भेज दिया। अच्छा, मुझे भेज दिया, देखो। चलो भाई ठीक है, मैंने भी वैसे भेज निकाल दिया, अपन उसको भेज देता हूँ। अब बताओ, मतलब तुम लोग मतलब ऐसे बताओगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। यार बता ही नहीं रहे। सर प्रोटॉन का चार्ज रहेगा और मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का रहेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस है ना, तो उसमें दोनों रहते अच्छा रुको, देखो ये लिख लिया ना तुम लोगों ने, बाकी E by M रेशियो छोड़ के मैं इसको हटा रहा हूँ। सर यस 2 मिनट। सर। ऊपर वाला पार्ट हटा दूं? हाँ सर, डिस्कवर्ड बाय तक। ठीक है, ये लो, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे। अब मैं आपको, तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर मुझे, ये था इलेक्ट्रॉन, ये था प्रोटॉन, ये था न्यूट्रॉन, ये वाला पार्ट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका E by M रेशियो ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। E by M रेशियो ज्यादा किसका नहीं, होगा? ज्यादा तो प्रोटॉन का होना चाहिए प्रोटॉन ना। का, प्रोटॉन का सर। प्रोटॉन। नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि सॉरी इलेक्ट्रॉन का ही होगा ना। इलेक्ट्रॉन का है हाँ बराबर। सर, तो इलेक्ट्रॉन। 31 ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट बड़ा हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये दोनों वैल्यू तो सेम है ना, न्यूमरेटर वाली? यस सर। अच्छा हाँ बताओ, सर। इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, प्रोटॉन वाला या इलेक्ट्रॉन वाला? 9.1 प्रोटॉन वाला। प्रोटॉन। बड़ा ये तो वाला वैल्यू प्रोटॉन बड़ा है वाला ना, है। यस यस। तो ये छोटा होना चाहिए फिर। हाँ भाई यस सर। अगर मैं 5 डिवाइड बाय लिखूंगा ऐसे, अगर आप कहोगे ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये 4 है, ये 2 है, तो ऑब्वियसली बात है, पर ये वाला वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है इससे, पक्का ना? यस सर। हाँ, और क्या, मतलब इसमें कोई बात वो थोड़ी है। अच्छा बताओ, तुम्हें ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का E by M रेशियो प्रोटॉन से ज्यादा होता है, और न्यूट्रॉन?
न्यूट्रॉन का तो 0 है ना। 0 है। तो सबसे क्या छोटा लिखो न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन के बाद या इलेक्ट्रॉन से पहले? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन के बाद। सॉरी प्रोटॉन के बाद सबसे छोटा। तो वो तो तो तुम कह रहे 0 हो है कि ना यहाँ लिखे, न्यूट्रॉन। यस सर। किसी को डाउट नहीं? नहीं। नहीं तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई डाउट नहीं, ऑब्वियस सी बात है वो 0 है। ये कितना भी छोटा है, अगर मैं कहूंगा ये ऐसे भी आया, 0 तो नहीं है ना, वो तो 0 है। तो ये कितना भी छोटा है, कैलकुलेशन मुझे ना ये कैलकुलेशन भी पूछना है, मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग कैलकुलेशन भी गड़बड़ करोगे। अच्छा कंसेप्ट पढ़ा लो, कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन गलती की मेरा काम हो गया। अच्छा देख, अब हीलियम के बारे में और बताता हूँ, फिर मतलब वो थोड़ा कैलकुलेशन पूछूंगा। हीलियम को ऐसे लिखोगे ना तुम, अल्फा पार्टिकल को लिखोगे ना? हाँ तो बोलो। यस। हाँ, तो अभी जैसे प्रोटॉन को ऐसे लिख रहे थे ऐसे, तो इसका चार्ज वैल्यू कितना बोल रहे थे तुम? बोल रहे थे ना? तो बताओ 2 का चार्ज का वैल्यू कितना होगा? 2 into 1.6. 2 and 2 into 2 into 1.602 into 10 की पावर माइनस 10 raised to 19 ना? minus 3.204 into 10 Yes. raised to minus 19. मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, अपन को ये तो ऐसे तो लिखोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम ये बताओ मुझे कि मास ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 4 AMU. AMU. हीलियम एटम का 4 मास होगा ना 4 AMU? Yes, sir. Yes, क्या तुम sir. मुझे Yes, sir. इसको केजी में बता सकते हो AMU को? 4 into multiplied by 1.67 into 10 raised to minus 27. केजी ना? Yes. तो इसको हाँ 4 को सर. कन्वर्ट कर दूं केजी में? Yes, sir. मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, कर सकता हूं ना? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम मुझे इसमें और इसमें कंपेयर करके बता दो। ये 2 है इसमें, देख अपने पास ये वाला वैल्यू जो है ना, वो हीलियम में, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, न्यूमरेटर सब में सेम है ना? Yes, sir. ठीक है। Proton से कम. अब वो वाला वैल्यू जो आएगा अपने पास, इन दोनों में तो अपन को पता था कैसे लिखना है। अब अपन प्रोटॉन से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहां पर जितना प्रोटॉन के लिए आएगा तो ऑलमोस्ट उतना ही तो अपन इसको अज्यूम कर लेंगे, उधर तो 1/2 से डिवाइड भी करना है, मतलब वो प्रोटॉन से भी कम आएगा। तो अपन क्या लिखें फिर? Proton से ज्यादा. तो इलेक्ट्रॉन लिखें, उसके बाद किसको लिखें बेटा? प्रोटॉन। Alpha particles. अल्फा पार्टिकल को लिखें, फिर प्रोटॉन को लिखें, फिर न्यूट्रॉन को लिखें। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो? No, sir. अब मैं पूछ लूं सबसे, मतलब तुमने तो बता दी बेटा नो सर, लेकिन बाकी सबको भी समझ में आना चाहिए। देख इलेक्ट्रॉन तो -31 था, सबको पता था, सबसे छोटा था, और ये 0 था, इसलिए अपन को पता था। अगर अपन को ऑप्शन टिक करना था तो अपन को ये पता था कि ये 0 है, सबसे लास्ट में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का ये वैल्यू सबसे कम है, इसलिए इसको सबसे पहले होना चाहिए। मुझे बस इन दोनों में डिसाइड करना। इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा लिखा है ना, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन तो सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि मतलब उसमें ये मास सबसे छोटा है ना उसका। बाकी सब वैल्यू तो सबके बराबर लिखे हो ना तुमने। सो बट प्रोटॉन का जो ये स्पेसिफिक चार्ज है वो तो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होगा। सर क्योंकि अल्फा पार्टिकल सो ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल का हाफ टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, इसीलिए। प्रोटॉन पहले आएगा ना? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल फिर न्यूट्रॉन। तो लोग मुझसे कैलकुलेट करवा के ही मानोगे। हाँ, वो लड़की फट से बोलेगी ना सर, पार्टिकल ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें मास ज्यादा है। सो बट रुक जाओ। देखो ऐसे लिखा ना हॉरिजॉन्टल में, इसलिए तुम लोग सब गड़बड़ कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे 1.602 into 10⁻⁻19, ठीक है ना बेटा? अच्छा देख, मास को लिखते हैं अपन 9.1 into 10⁻⁻31, सबको कूलम और केजी में लिखूंगा मैं। प्रोटॉन के लिए मैंने लिखा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए था, ये प्रोटॉन के लिए अपन ने लिखा 1.602 into 10⁻⁻19 और डिवाइड कर लेते हैं अपन, दैट इज 1.67, राइट ना? 672 into 10⁻⁻27, ये केजी हो गया। अब मैं अल्फा का लिख देता हूं।
अल्फा पार्टिकल में आ रहा था 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27। यहां पर मेरे पास 2/4 आया था क्योंकि चार्ज 2 हो गए थे और मास 4 AMU था, तो 4 को AMU को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। हाँ वही तो। ठीक है, अब वही तो, ये 0 आ गया। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करना है बेटा, है ना, वो तो सबसे छोटा है क्योंकि 31 है, ये तो बहुत छोटा है। इन दोनों वैल्यूज से ये वैल्यू 10,000 टाइम छोटी है, राइट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहां पर जितना ये है उतना ही ये आ गया, जितना ये है उतना ही ये आ गया, ये दोनों तो सेम है ना इसमें, जितना ये है ऑलमोस्ट उतना ही ये है, और ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू छोटा है, ये 2 इंटू आ जाएगा ना। हाँ तो फिर सब प्रोटॉन पहले है। तो फिर अपन क्या करें, इन दोनों में से अपन कहेंगे भाई देखो इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले आया, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा, प्रोटॉन आएगा, उसके बाद अल्फा आएगा, उसके बाद न्यूट्रॉन आएगा, ये आएगा भाई। अब बताओ आपने पहले उल्टा रखा था। कैसे? सर आपने पहले प्रोटॉन के पहले अल्फा लिखा था, इसके हाँ पहले। इसके हम लोग बोल रहे थे। अच्छा इसके लिए बोल रहे थे, चलो ठीक है, कोई बात Yes, नहीं, sir. देख लो। मतलब कैलकुलेशन में कोई डाउट तो नहीं अपन को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में लिखा था इसलिए थोड़ा अपन को लग रहा था पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अपन बता सकते हैं, किसी को डाउट नहीं। अब तुम मुझे ये बताओ कि अब पहले मैं थोड़ा सा, अब मैं हटा रहा हूँ ना इसको, अपना डिस्कवरी वाले पार्ट में अपन को बस वही चाहिए, वो टेबल और ये वाला पार्ट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए। और बाकी डिस्कवरी को नहीं भी आएगा तुम्हें तो भी चलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं आता बेटा इसी पार्ट से, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। जो मैंने पूछा ना आपसे, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप इस पे, इसी से ही क्वेश्चन आएगा अगर डिस्कवरी में कोई क्वेश्चन आया तो। तुम जरा जल्दी से मुझे ये बताओ, सर आपने कराया हुआ, क्या हुआ? आपने कराया था पहले। अच्छा ये करवाया था, हाँ यस सर, सर। दूसरे फिगर्स के साथ। तो फिर तुम लोग क्यों मतलब ऐसे गड़बड़ कर रहे थे मुझे, फिर क्यों कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे थे, सब सर तो तो सही बाय था। मिस्टेक मन में कर रहे थे इसके लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग मतलब ठीक है, तो अपन उसको ऐसे बता सकते हैं। ये तो अपना डिस्कवरीज वाला पार्ट था, ठीक है ना, जो अपन ने डिस्कवर किया, मतलब जो भी अपन को बताया गया डिस्कवरी में वो वाला पार्ट था। अब अपन चेक करेंगे, नहीं अपनी क्लास का टाइम तो हो गया ना, मेरी नेक्स्ट क्लास मेरी भी है और तुम्हारी भी होगी, तो अपन यहीं रुक जाते हैं फिर आज, हैं।